तो अब आप किस चीज़ को मिस करते हैं पाकिस्तान की, अपने दोस्तों को, अपनी केयर फ्री टाइम को? व्हाट डू यू मिस द मोस्ट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी चीज़ को मिस ओह नहीं माय करता। गॉड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फिजियोवेल पॉडकास्ट सीरीज। आज जो मेरे गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी, ही इज़ माय फ्रेंड एज वेल एंड ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आज हम उनसे जानेंगे अबाउट फिजियोथेरेपी इन ऑस्ट्रेलिया एंड हिज लाइफ देयर, एंड बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा रिगार्डिंग हाउ अ फैमिली शुड बी रन बाय अ मैन इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओवरऑल ओवरसीज। अस्सलाम वालेकुम सादान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप आए हैं ऑस्ट्रेलिया से? बस ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड और सही है। सही है। सो सदान, यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं एक ना बेसिक क्वेश्चन सबसे पूछती होती हूँ कि व्हाट इंस्पायर्ड यू। मैं पूछती इसलिए हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा कोई गेस्ट अपनी इंस्पिरेशन बताए तो उससे ऑडियंस को भी शायद कोई मोटिवेशन मिले, वो रिलेट कर सकें। सो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू कम इनटू फिजियोथेरेपी? बेसिकली मैं शुरू से ही, बचपन से ही स्पोर्ट्स लवर रहा हूँ और स्पोर्ट्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और मेरा हमेशा से एक ही टारगेट होता था कि मैंने अगर कुछ करना है तो मैंने स्पोर्ट्स में करना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं एज अ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करते करते मैं एज अ फिजियोथेरेपी में आ जाऊँगा। और मेरी फिजियोथेरेपी के पहले 2-3 साल भी स्पोर्ट्स में ही गुजरे हैं। आई वॉज इन टू बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स देखना और बाद में उन्हीं के अंदर जाना और करना काम। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं किसी और तरफ आ गया, मैं रग्बी खेलने लग गया। अच्छा। और रग्बी खेलते खेलते मेरी इंजरी हो गई एक, और उस इंजरी के बाद मैं जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ी हुई हैं मैं उधर ही अपना ट्रीटमेंट कराने गया। और बस उसके बाद जब मैं वहाँ पर अपनी फिजियोथेरेपी करवा रहा था तो मुझे आइडिया हुआ कि यार हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटअप है फिजियोथेरेपी का। और पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है इस चीज़ का। तो बेसिकली मेरी इंजरी ने मुझे इंस्पायर किया कि फ़िज़ियोथेरेपी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है और फिज़ियोथेरेपी से रहते हुए मैं स्पोर्ट्स के भी करीब रह सकता हूँ। तो बेसिकली वो एक, आप कह लें कि बहाना बन गया मेरा, और उस चीज़ ने मुझे आगे प्रमोट किया कि फ़िज़ियोथेरेपी में कुछ करना है। और बस वहाँ से मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुई थी फिज़ियोथेरेपी की, और बस उसके बाद करते 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 माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट इन फिजियोथेरेपी थैंक यू। फील्ड एंड दिस इज़ अ बिग थिंग कि अभी जिस तरह आजकल स्टूडेंट्स हैं जो सीनियर्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, स्पेशली आप जैसे सीनियर्स को जो माशाल्लाह एक अच्छी जगह पे जाके एक अच्छा काम कर रहे हैं। सो सादान, विल यू प्लीज़ लेट मी नो कि किस तरह आपने सोचा कि मैंने पाकिस्तानी सेटअप, आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब थी, यू वर अर्निंग गुड और अच्छा सारा सेटअप था, तो हाउ वाज द ट्रांजिशन? कभी डर लगा कि मैं अब एक नई कंट्री में जाके काम स्टार्ट करूँगा, तो कैसा फील था, क्या सोचा था? अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। और पाकिस्तान में रहते हुए मेरी 2 बार प्रमोशन भी हुई। और मैं मतलब वही हमारा जो यहाँ पे एक हायरार्की प्रोसेस है कि आप एक पहले डिमॉन्स्ट्रेटर बनते हो, फिर आप जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, और फिर उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट पे आते हो, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट पे आते हो। तो मैं डिमॉन्स्ट्रेटर से फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट पे आ चुका हुआ था। और आप कह लें कि बहुत अच्छा एक हमारा चल रहा था। लेकिन आप कहते हो कि आपने एक्सप्लोर करना है, तो कह लें कि उस चीज़ में मैं अपने आप को मज़ीद आगे लेके जाना चाह रहा था। हाँ, एक डर होता है कि जब आप, ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर एक टोटली डिफरेंट कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर एक टोटली डिफरेंट कल्चर है, एक डर होता है। लेकिन मैं इस चीज़ का क्रेडिट अगेन अपने इंस्टीट्यूट को ही दूंगा कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा दिखा दिया था, एक्सपोजर हमारा, हाँ जी, हमारा इतना ज़्यादा था कि वो एक डर हमारा नहीं रहा। एक चीज़ का फ़र्क था कि आप कह लें कि एक लैंग्वेज बैरियर था। वहाँ का कल्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है। आपका, आपके पास एक ऑटोनॉमी है, आपके पास एक पावर है,
जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। यहाँ पर कल्चर ये है कि आपके पास वो ऑटोनॉमी नहीं है, आपने किसी से परमिशन लेनी है, आपने किसी से बात करनी है। तो वो मेरे लिए एक न्यू चीज़ भी थी। और ऑब्वियसली शुरू में आपको लगता है कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, जब आपको पता है कि हाँ मैंने ये चीज़ की हुई है, हिस्ट्री में भी ये की हुई है, पास्ट में ये सारा काम किया हुआ है, तो आपको फिर आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैं सही पाथवे पर हूँ और मैं ठीक कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी रनिंग वर्किंग प्लेस से ही जाके एग्जैक्टली मेरे पास कोई इतना टाइम लिमिट नहीं थी कि मैं जाकर पहले और कोई काम करता, क्योंकि मैं यहाँ से अपना लाइसेंस लेकर गया था और मेरा जाते साथ ही वहाँ पे काम शुरू हो गया। तो मेरे लिए जो कुछ नई चीज़ें थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जब एज अ जॉब स्टार्ट की एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मेरी सबसे पहले जॉब थी एज्ड केयर में। ओके। तो मेरे जहन में यही था कि शायद हमारे प्रोटोकॉल्स, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सब कुछ सेम होगा। अच्छा। बट वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो जिसको हम कहते हैं ना कि सिर्फ टेंस और हॉट पैक नहीं था और नहीं और भी बहुत कुछ अच्छा। था, सिर्फ टेंस और हॉट पैक नहीं था। और आप ये कह लें कि मेरे माइंड में था कि वहाँ पर ज़्यादा काम होगा। अच्छा। लेकिन वो लोग जो हैं वो सिस्टमेटिकली बहुत चलते हैं, उनकी जितनी भी हिस्ट्री टेकिंग, जितनी भी चीज़ें, वो सारा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। ओके। हम लोग यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जो भी चीज़ कर रहे हैं, इवन हमने अगर कोई नोट्स भी डालने हैं वो भी अभी तक हम मैनुअल पे चल रहे हैं, अगर डालें तो लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी इस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं पाकिस्तान में, कि अभी तक हम वैसे ही नोट्स डाल रहे हैं, या हमारे पास एक ओल्ड स्कूल हमारा ओल्ड स्कूल चल रहा है, लेकिन वो लोग वहाँ पर बहुत लेटेस्ट चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि वो इस चीज़ में, मतलब आप किसी भी फिजियोथेरेपी में जाते हैं, हर फिजियोथेरेपी की कंपनी का अपना एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, लाइक अगर एक इस कंपनी ए ने के पास आप काम करें, उनका डिफरेंट होगा, कंपनी बी का डिफरेंट। हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो अक्सर ऐसे ना कि एक सॉफ्टवेयर है एक्सरसाइज वाला, शायद सबको पता होगा, वो ही सबके पास है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट मैंने यहाँ पर आईसीयू में भी बहुत काम किया है, और आईसीयू में कुछ चीज़ें थी जो हम इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा। और आई एम श्योर कि अभी भी वो वैसी ही चल रही हैं, क्योंकि जिन लोगों से मैंने सीखा है, आप भी उनकी स्टूडेंट्स रही हैं, तो मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने हमें इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग कराई है, तभी मेरे लिए बाहर जाकर इतना मुश्किल नहीं रहा। और बाज़-औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी में वो हमारे से बहुत पीछे हैं कुछ चीज़ों में। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मस्कुलोस्केलेटन की बात करूं तो वो लोग उस तरह से मस्कुलोस्केलेटन नहीं कर रहे। कुछ वहाँ के प्रोफेसर्स हैं जो आपको एडवांस मस्कुलोस्केलेटन की चीज़ों पर आपको प्रमोट करते हैं, बट मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जो मेरा जितना भी एक्सपोजर रहा है, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ये कहूँगा कि हाँ, वो लोग हमारे से कुछ चीज़ों में आगे हैं, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की, मे बी हम आगे हैं। अच्छा, दिस इज़ द सेम थिंग दैट वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम यूके टोल्ड मी, कि जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई की हुई है, जो मेरी ट्रेनिंग तो उसकी वहाँ की थी, बट शी टोल्ड मी कि जो पढ़ाई भी हमने यहाँ पे जिस लेवल की हुई ना, इट वाज सो अप टू द मार्क कि इट रियली हेल्प्ड हर एंड लेट हर स्टैंड आउट इन दैट क्राउड। सो आपने भी यही फील किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। थम्स अप फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम एज वेल, जिन्होंने हमें बड़ा अच्छा पढ़ाया और एक्सपोजर दिया। आई थिंक ये भी करता है कि आपने कहाँ पे काम किया है, क्योंकि जैसे आपने मेरे से पूछा कि जी जो जितने भी यंग हैं, मैं ये एक चीज़ देख रहा हूँ कि स्पेशली आपकी जनरेशन में, या आपने जब ग्रेजुएशन की और जब हमने ग्रेजुएशन की, हमारी जनरेशन में एक पॉजिटिव चीज़ जो थी, हम लोग काम करना चाहते थे। आज की जो जनरेशन, जो स्पेशली जो न्यू ग्रेड्स आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ सामने मिल जाए, कोई बता दे ये कर लो, रोड मैप हमें दे दे, हम विल जस्ट फॉलो, हम वो फॉलो करेंगे। कोई मेहनत नहीं करना चाहता और कोई काम नहीं करना चाहता। और वो, मैं सबको यही कहूँगा कि डॉक्टर के टैग के पीछे ना भागो। बाहर, हाँ, आपके पास स्किल्स हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको, अगर आप डॉक्टर के टैग के पीछे भाग रहे हो तो फिर आप ये डिग्री ना करो,
ठीक है, क्योंकि फिजियोथेरेपी में आप पीएचडी लेवल पर भी चले जाओ, आपको सबने फिजियोथेरेपिस्ट ही बुलाना है, ठीक है ना। आप बाहर आपको कोई डॉक्टर नहीं बुलाएगा। अच्छा, बाहर ये सीन नहीं है डॉक्टर वाला? नहीं नहीं, बाहर आपको कोई डॉक्टर नहीं बुलाएगा। इवन व्हाट डू दे कॉल यू? Sadan, Sadan, okay. just with my Patients name. yeah, with your name. Or especially sometimes I tell them that the meaning of my name is happy, so they Hi, call me Happy. just they just call me happy. तो ये कुछ फीडबैक हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग वहाँ पर अडॉप्ट करते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस है। यहाँ पर मेरा जो सीनियर है, मैंने उसको सर बुलाना है या मैंने उसको डॉक्टर उसके नाम से बुलाना है। वैसे नाम का तो हम बुलाते नहीं, हम सर ही बुलाते हैं। और इवन अगर आपसे वहाँ पर आपका कोई सीनियर भी है, आपने सिर्फ उसको उसके नाम से बुलाना है। अब मेरे जो वहाँ पर कंपनी के जो जनरल मैनेजर हैं, जब मेरी जॉब लगी वहाँ पर और मैंने जो पहले फर्स्ट मंथ काम किया, उन्होंने स्पेशली, उसका ऑफिस मेरे ऑफिस से काफ़ी दूर था, वो स्पेशली मेरे पास आया और उसने मुझे सिर्फ आके ये कहा कि मैं सिर्फ अपना ऑफिस आज इसलिए छोड़ कर आया हूँ कि मैं तुमसे शेक हैंड करना था, सिर्फ इस बेसिस पे कि तुम्हारे हमें रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले हैं। और उन्होंने हमें ये कहा कि हमें 1 महीने में आज तक किसी फिजियोथेरेपिस्ट के इतने रिव्यूज़ नहीं मिले जितने आपके मिल गए। See, they gave you the regard, और उन्होंने वो चीज़ आपसे छुपाई नहीं है। वरना यूजली ये होता है कि अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है ना, तो एक तो उसको पता ना चल जाए कि उसकी तारीफ हो गई है, exactly. और दूसरा हम क्यों बताएं, हम क्यों जाएं, वाई हम क्यों जी जाएं। बट सी, दिस इज वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। उसने आप पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट डाला, आप इनकरेज भी हुए, exactly. और अच्छा काम करें। exactly. वो एक उनका आइडिया होता है कि आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ मिस है वो ये है कि हम इसी चीज़ में लैग कर रहे हैं कि हम लोग अभी भी हम कहते हैं कि अगर हमारे से जूनियर की किसी की कहीं अच्छी पे तो वो मसला हो जाएगा। तो अभी तक हम उस चीज़ में लैग कर रहे हैं, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका कोई जूनियर आपसे अच्छा काम कर रहा है, आप उसको प्रमोट करो। एंड आई थिंक दिस इज गुड कि वो आपसे ही सीख के कर रहा है। Exactly. हर बंदा ऐसा नहीं है, बट ये हो रहा है। यू शुड बी प्राउड कि आपका कोई स्टूडेंट है, आपका कोई जूनियर है, ही इज मेकिंग हिज नेम, ही इज डूइंग गुड। और ऑब्वियसली अगर आप रिवॉर्ड के पीछे भाग रहे हो तो फिर आप मुझे नहीं समझ आता लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो डॉक्टर के टैग के पीछे भाग रहे हैं, सुपरफिशियल चीज़ों पे हैं, हाँ, डीप नहीं हम चाह रहे। तो सदान, अब जिस तरह हमने बात की कि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट्स में भी आपको डिफरेंस फील होता है कि यहाँ के पेशेंट्स आपको किस तरह लेते थे, वहाँ के पेशेंट्स आपको एक जैसा ही आपको रिस्पेक्ट उतनी मिलती है? एग्जैक्टली। अच्छा, आप देखें, इसमें मैं तो ये समझता हूँ मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है अप्रोच करना पेशेंट। मैं पेशेंट से हमेशा बड़े अच्छे तरीके से बात करता हूँ और मेरे ख्याल से करनी भी चाहिए। अगर मैं अपने माइंड में ये समझ के बैठूंगा कि वो मेरे से इन्फीरियर है तो फिर मैं उसको ट्रीट नहीं कर सकता। आपने सबको, आप गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, दैट्स इट। अगर आप रिस्पेक्ट किसी को दे रहे हो और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी इन रिटर्न। बाकी जो बात है कल्चरल डिफरेंस पेशेंट के हवाले से, ऑब्वियसली लेमैन वहाँ पर भी है, लेमैन यहाँ पर भी है। अच्छा। वहाँ पर भी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि हमने क्या करना है, यहाँ पे भी नहीं लगना, यहाँ पे भी नहीं पता। लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पर ये चीज़ का आइडिया है लोगों को, अच्छा हमने इस ट्रीटमेंट के लिए फिजियो के पास जाना है, इस ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस है, थोड़ी सी अवेयरनेस है। मैं 3 लोकेशंस पे काम करता हूँ। अब मेरी हर लोकेशन पर डिफरेंट लोगों की अवेयरनेस है। अब मैं एक लोकेशन पे काम करता हूँ, उस जगह का नाम है रॉकिंगहैम में लोगों को उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। मुझे कुछ ड्रगी भी फेस करने को मिले हैं, बहुत ही लेमैन लोग मिले हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से आपसे बात करते हैं एज कम्पेयर टू अदर लोकेशंस। वहाँ पे एजुकेटेड लोग आते हैं, उनको अपनी हिस्ट्री का पता है, उनको अपने मसल्स का पता है। इवन अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ नी में तो उनको ये पता है कि हमारी बेकर सिस्ट है, हमारे लिगामेंट का इशू है या हमारा किसी और चीज़ का इशू। तो किस तरह के पेशेंट के साथ डील करना ज़्यादा आसान है? कम पता है जिसको कम पता है। हाँ। हर डॉक्टर का अपना एक क्राइटेरिया है, हर डॉक्टर की अपनी टेक्निक है। फिजियोथेरेपी में हर फिजियो अपनी टेक्निक अप्लाई कर सकता है, सबका हैंड्स ऑन डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से उस पेशेंट को ट्रीट करना इजी है जिसको आप पहले एजुकेट कर सको। अब बहुत सारे, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते थे
जब मैं उनको किसी चीज़ पे बात करता था कि देखें आपको पहले हिस्ट्री बैकग्राउंड अपना पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट क्यों हुई, तो जब वो प्रॉब्लम उनको मैं बताता था एज इन कि मैं उनको एजुकेट करता था, तो वो टोटली हैरान हो जाते थे। वो कहते थे कि आज तक हमें किसी ने ऐसे गाइड ही नहीं किया। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पेशेंट एजुकेशन हमारे अंदर, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में लोग उस चीज़ को किसी और तरीके से समझते हैं कि ये जी हमें लेक्चर दे रहा है, किताबी बातें, हाँ, डॉक्टर साहब तुसी वर्जिश कराओ ते जाओ जाओ। हालांकि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें सुननी चाहिए बात। इवन अगर मैं भी किसी, जब पाकिस्तान में था, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था अपना चेकअप कराने या किसी और का, अगर वो हमें एजुकेट कर रहा होता था तो हम उसको एज अ लेक्चर में इम्पेशेंट हो जाते जल्दी, बस जल्दी हमें ट्रीट करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है, लोग आपकी बात सुनते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं, और वो फिर वो कहते हैं अब हमें मज़ा भी आ रहा है ट्रीटमेंट करने का, हमें समझ आ रही कि हमारा क्या ट्रीट हो रहा है। हाँ, और उनके अंदर एक आप कह लें कि पेशेंस लेवल आ जाता है कि इतना टाइम लगेगा और इतने टाइम में हम लोग ठीक होंगे। ये जानना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें फ़ौरन से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। Exactly. तो सदान, आप मुझे बताएं कि अब हमने डिफरेंस की भी बात कर ली, कल्चर डिफरेंस की भी, तो एक ऐसा क्या आपने एक चीज़ एक ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम में देखी जो आप कहेंगे कि यहाँ पे भी फ़ौरन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा, कोई भी चीज़? वहाँ पर ना एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसको कहा जाता है NDIS, नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम। उनके तमाम डिसेबल पेशेंट्स, नो मैटर्स अगर वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, नो मैटर अगर वो न्यू साउथ वेल्स में है, विक्टोरिया में है, जहाँ पे भी है, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है NDIS, जिसके अंदर उनके तमाम डिसेबल क्लाइंट्स आ जाते हैं। उनकी फाइनेंस, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनके जितने भी, मतलब नॉट जस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, उनके GPs, उनके स्पीच थेरेपिस्ट, उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनके कायरोप्रैक्टर, हर चीज़ को वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इवन अगर वो डिसेबल इतना उसके अंदर नहीं है कि वो अपने घर का कोई काम कर सकता है, तो उनके लिए कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनके सपोर्ट कोऑर्डिनेटर्स, हेल्पर्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं हर काम में। तो मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में ये चीज़ होनी चाहिए कि ऐसी कोई स्कीम जो डिसेबल लोगों के लिए हो, गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट करे, जो कि मेरे ख्याल से अभी कुछ मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, अगर होगी भी तो हमें नहीं शायद पता, क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, उसकी अवेयरनेस नहीं है। और बाहर कोई भी अगर बच्चा 14 साल का है, 15 साल का है, 2 साल का, 3 साल का है, उसकी कोई डिसेबिलिटी हमारे सामने आती है तो वो फ़ौरन उसके अंदर आ जाता है, वो खुद ही उनको पता होता है, खुद ही पता होता है। और उसकी कुछ क्राइटेरिया है, जब अगर पेशेंट उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस गवर्नमेंट की स्कीम में आ जाता है, और वो गवर्नमेंट उसको टिल एंड सपोर्ट करती है। दिस इज़ अ गुड थिंग। और आई थिंक हमें अपने हेल्थ केयर में इस तरह की चीज़ें ज़रूर, बिल्कुल, या फिर हमें अपने लोगों को या पेशेंट्स को ये अवेयर करने की भी सबसे पहले ज़रूरत है कि पहले तो उनको बेचारों को पता हो कि उन्होंने किस डॉक्टर के पास जाना है। Exactly. उसके बाद फिर बाकी बातें होती हैं। सो एनी ऑफ द वियर्डेस्ट इंसिडेंट विद द पेशेंट यहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत काम किया, सब कोई मज़ेदार वाक़या सुना दें। अभी तक ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ ऐसा weirdest thing यहाँ ज़्यादा मज़े के लोग हैं। पाकिस्तान में एग्जैक्टली इधर मेरे साथ हुआ था। मैं यहाँ पर 2-3 इंस्टीट्यूट में काम करता था, और मैं एक इंस्टीट्यूट का विजिटिंग फिजियोथेरेपिस्ट था, और मैं किसी के घर पे विज़िट करने गया था, और पेशेंट थी, एक यंग पेशेंट थी। तो उनके घर वाले मेरे से ना, जब मैं उनसे हिस्ट्री पूछ रहा था तो वो मुझे कोई प्रॉपर उनकी हिस्ट्री नहीं बता रहे थे। उस पेशेंट का जो भाई था उसका नाम था मुस्तफ़ा, और वो बहुत ही अच्छा लड़का था, और उसने मुझे कहा कि आप मुझे बताएं, मैंने अपनी बहन का ट्रीटमेंट करना है, आप जो कहेंगे मैं वैसे वैसे साथ करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी बहन को वापस पाँव पे चलाना, कंप्लाइंस शो कर रहा था। और वो मेरे साथ बहुत पॉजिटिव, उसकी मुझे एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव आ रही थी। पहले दिन बहुत अच्छा रहा, सेशन बहुत अच्छा रहा, घर वालों के साथ मेरा उनके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, इवन पेशेंट के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। नेक्स्ट डे
मैंने उनको कहा मैं आ जाऊँगा और मैं इस टाइम पे आऊँगा और हम इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे जैसे आज की है। तो जब मैं नेक्स्ट डे उनके घर पहुंचा तो मैंने बेल बजाई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। 5-10 मिनट हो गए, मैं वेट कर रहा हूँ, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और उसके बाद मैंने उसकी मदर को कॉल की, तो मदर ने मुझे कहा कि मैं अपने डेंटिस्ट के पास हूँ, तो मैं आपके पास आधे घंटे में या 45 मिनट्स में आपके पास आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को मेड को कह देती हूँ, वो दरवाज़ा खोल देती है। तो विद इन आई थिंक 2 और 3 मिनट्स में दरवाज़ा खुल गया। और जब मैं अंदर जाता हूँ, उन्होंने कहा कि जी हम पेशेंट के कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो हम आप वेट करें, तो हम आपको बुलाते हैं। आई सेड ओके। मैं वेट कर रहा और उन्होंने कहा 5 मिनट बाद कि आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें। अब मैं जैसे ही कमरे में एंटर होता हूँ और मैं उसकी अपने पेशेंट की फिजियोथेरेपी स्टार्ट करता हूँ, अचानक से घर के अंदर शोर मच जाता है। अच्छा। और वो शोर इतना लाउड होता है कि सब कह रहे होते हैं, उनके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, तो सब सर्वेंट्स एक ही बात कर रहे होते हैं कि जी मुस्तफ़ा भाई लटक गए। मुझे अभी तक याद है ये वर्ड, मुस्तफ़ा भाई लटक गए। अब मैं सोच रहा था शायद ये मतलब अब वो लाहौर के उस एरिया में रहते थे जहाँ पर मुझे लगता है कि लोग मम्मी डैडी रहते हैं। अच्छा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा शायद वो लड़का है और कहीं खेल रहा होगा, शायद लटक गया होगा कहीं बैल्कनी में। तो मैं शोर सुन के मैं भी ऊपर भाग गया। उनके फर्स्ट फ्लोर पे मैं जब पहुंचा और मैं एंटर होते ही ऊपर भागते ही मैं स्ट्रेट एक कमरे में गया और मैंने देखा जो वो मुस्तफ़ा लड़का था वो लटका हुआ था पंखे के साथ। ओह माय गॉड। और वो उसने मेरे ख्याल से उसके और उसकी आपसे बड़ी अच्छी मतलब इंटरेक्शन, एक दिन पहले बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई थी और मैंने अगले दिन ही उसको फैन के साथ लटका हुआ देख रहा हूँ, उसकी बॉडी लटकी हुई है। एंड आई वाज द फर्स्ट वन जो उसके कमरे में एंटर हुआ। और अच्छा, कोई सर्वेंट्स वगैरह कोई एंटर नहीं हुआ था उसके कमरे में। अब वो एक व्हाई डिड यू गेट एंट्री फर्स्ट? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं जस्ट एक फ्लो में एंटर हो गया कमरे में और मैं आई डोंट नो, उस वक्त मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी आपने ऐसी सिनेरियो देखा नहीं? कभी देखा नहीं था। और मैं बस जब एंटर हुआ और मैंने एंटर होते साथ ही उसको मतलब मैंने देखा और वो जैसे पंखा घूम रहा था उसकी बॉडी भी वैसे रोटेट कर रही थी और मैंने बस उसका फेस देखा और वो बिल्कुल ब्लू और बिल्कुल हाँ। और उसके बाद मुझे उसके सर्वेंट्स ने कहा कि जी आप उनका हाथ लगाएं और चेक करें कि ये सांस चल रही है कि नहीं चल रही। तो आई डोंट नो उस वक्त मेरा दिमाग काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी और मैंने बहुत सीआईडी के देखे। तो मैंने उनको कहा, मैंने हाथ नहीं लगाना किसी भी सूरत में। तो मेरे जो सुपरवाइजर थे जिन्होंने मुझे वहाँ पे अपॉइंट किया, मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको कॉल करके बताया। अभी जितनी देर में मैं उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर रहा था, उन्हीं का एक सर्वेंट मेरे पास आया और कहते कि जी आप पुलिस को कॉल क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं पुलिस को कॉल नहीं कर रहा, मैं अपने सुपरवाइजर को कॉल कर रहा हूँ। दिस थिंग इज रियली फिशी। अब आई डोंट नो कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्या इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन वो सिनेरियो ऐसे था कि वो टोटली एक डिफरेंट सीन था मेरे लिए। सबसे पहले ज़िंदगी में एक ये हुआ। दिस इज रियली वियर्ड। और मैं उसके बाद घर गया हूँ, आई वॉज टोटली नॉर्मल। बट जो मैंने अपने लिए चेंज देखा वो ये है कि जब मैं रात को सोने लगा, मैं 2-3 दफ़ा उठा, जब भी मैं आंखें बंद करता था उस लड़के का चेहरा मेरे सामने आ जाता था और मैं 2-3 रातों तक प्रॉपर सो नहीं पाया था क्योंकि वो मेरे लिए एक डिफरेंट आपने तो देखा है, मैं तो सुन के हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपने वो अपनी आंखों के सामने वो चीज़ देखी। बट टाइम पासेस और आपको पता है सारी चीज़ें टाइम के साथ हील हो जाती हैं, आप भी सेट हो जाते हो। तो इसी तरह हम आपको पता है फिजियोथेरेपी में हमें समटाइम्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट डील करने पड़ते हैं। ऐसे ही मैं एक और क्लाइंट को डील कर रहा था और वो मुझे हर दफ़ा एक ही बात बोलती थी, कहती थी कि मेरे साथ एक औरत है, मेरे साथ एक औरत है। तो वो उसने मुझे कभी डर नहीं लगा? कभी कभी लगता था, कभी कभी मैं कहता था नहीं, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम। हाँ बस यही चीज़ें हैं। तो एक दिन मैं बहुत जल्दी में था या क्या था, तो उसने मुझे कहा कि जी मैंने नहीं करनी एक्सरसाइज और मैंने नहीं ये करना। तो मैंने शायद जो मैंने गलत किया उस टाइम, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको गुस्से में कहा, मैंने कहा तुम करो वरना तुम्हें रिजल्ट नहीं कुछ मिलेगा, तुम चल नहीं पाओगी। तो उसने कहा मुझे नहीं चलना, जो मेरे साथ औरत है वो मुझे कहती है मैंने तुम्हें यहीं पे ख़त्म करना है, इस बेड पर। तो
दैट वाज स्ट्रेंज फॉर मी। Yeah. और उसके बाद फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम ये ऐसी बातें कर रही हो, कहाँ है वो औरत, हाँ. मुझे दिखाओ। तो उसने उसने मुझे कहा वो पीछे खड़ी है। Oh my God. और उस वक्त मैं डर गया था। मैंने आपने पीछे तो नहीं देखा? मैंने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। थैंक गॉड कोई भी नहीं Thank था। God. तो बस वो दो। आप दोबारा गए उसका विजिट करने? हाँ मैं गया था, उसके बाद दोबारा भी गया था। और जिसके आयतुल घर कुर्सी पढ़ के? जिसके घर में डेथ हुई थी, जिसने सुसाइड की थी, उसके घर पे भी दोबारा गया था। और उसकी जो मॉम थी वो बस मुझे ये कह रही थी कि हमें नहीं पता, आज तक नहीं पता कि उसने सुसाइड क्यों की। तो ये मेरी लाइफ में दो डिफरेंट चीज़ें थी, और ये हुई भी पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। नहीं, वाकई आपने मुझे वियर्ड पेशेंट इंटरेक्शंस बताए हैं, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड हाँ। स्ट्रेंज एज वेल। बिल्कुल। So, how are you liking the life in Australia? और फैमिली के लिए आपको कितना प्रोटेक्टेड फील होता है? बिकॉज ऑब्वियसली एज अ मैन व्हेन यू आर वर्किंग एंड यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो आपको अपनी फैमिली को लेके भी थोड़े बहुत कंसर्न्स डेफिनेटली होते हैं। तो आपको क्या कंसर्न्स थे और बाद में कैसे वो सेटल हुए? आर यू सेटिस्फाइड नाउ? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अगर मैं कहूँ कि मेरी एक जो पूरी माइग्रेशन थी पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया की, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में भी बहुत ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा काम चल रहा था। बट ऑस्ट्रेलिया जाकर जब आपको एक प्लान नज़र आता है या आप किसी प्लान के थ्रू जाते हो, मेरा प्लान तो ये कुछ नहीं था, ठीक है। मेरे ख्याल से अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्लानर, बिल्कुल। और आपका कुछ और प्लान होता है और अल्लाह ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है। तो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी सोच इतनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए इतना बड़ा सोचा है। या तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, मुश्किलात सबके लिए आती हैं, अकोमोडेशन में थोड़ा सा मुश्किल थी हमारे लिए, और कुछ जॉब ढूंढने में कुछ मुश्किल नहीं था। कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जिसमें मैं कहूँगा कि जी कन्वेंस का हमारे लिए कोई इशू नहीं था वहाँ पर, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ें यहीं से सेटल करके गए थे। प्लानिंग इज बेटर, बट लाइक आई सेड, अल्लाह इज द बिगेस्ट कुछ चीजें तो प्लानर। अनसर्टेन है, वो वक्त के साथ क्या आपके सामने आएंगी और आपको उसको डील करना है। शुरू में आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते और आप डरते हो उस चीज़ को करते हुए कि शायद ये गलत ना हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो चीज़ गलत हो जाए तो वो अच्छा है, बिकॉज योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में हो, आप हमेशा एक लर्निंग फेज में हो। तो मेरे ख्याल से अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, आजकल हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को भी नेगेटिव लेते हैं, हम हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लो तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा आपके लिए, कि शायद अल्लाह ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर सोचा हुआ है, और शायद अल्लाह मेरे लिए इससे कुछ बड़ा सोचा और है। शायद आप उसके बजाय और मेहनत कर लें, आपको उससे और अच्छा मिल जाए। हमारे लिए मसला ये है आजकल के, हम लोग मेहनत से भागते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, अब एक छोटी सी बात है कि हमारी एक स्टूडेंट थी, हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उन लोगों के, और उन्होंने हमें कहा कि आप हमें सैलरी कितनी देंगे। तो अब मैंने कहा यार हमारी इतनी जरूरत नहीं होती थी कि हम किसी अपने सीनियर से पूछ लें कि आप हमें पैसे कितने देंगे। तब हम सिर्फ काम के बारे में सोचते थे, हम सिर्फ अपनी आंखें बंद करके सिर्फ काम करते थे। और आजकल जो जनरेशन चल रही है वो कहती है जी पहले आप बताएं, पहले एंड पता होगा फिर वो काम करें, एंड पे पहले पहुंच जाएंगे। अब जब हमने उसको बताया कि जी आपको मंथली इतनी सैलरी मिलेगी एज अ हाउस ऑफिसर, तो उसने मुझे आगे से कहा कि इतना तो मैं, इससे ज्यादा तो मैं एक यूट्यूब पे वीडियो डाल के बना लेती हूँ। तो हमने कहा बेटा आप वहाँ चले जाओ, आप इधर क्या कर रही हो। उसने कहा सर इससे ज्यादा तो मैं अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल के बना लेती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, ठीक रही होगी, लेकिन वही बात, अगर आपने आई थिंक इस फील्ड में काम करना है तो आपको पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको काम करना है, आपको सीखना है। तो आप यंगस्टर्स को, हमारे जूनियर्स को, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को क्या सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान में रह के कोई भी अगर कोई बाहर जाके काम करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स क्या वो सीखें, किन पे काम करें जो बाहर उनके काम आए? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो कायरोप्रैक्टर भी बना हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, वो ड्राई नीडलिंग स्पेशलिस्ट भी बना हुआ है,
और फिजियोथेरेपी को बेसिकली बहुत पीछे छोड़ दिया गया। फिजियोथेरेपी के अलावा सब कुछ हो। हाँ। तो अगर आप बाहर जाके कुछ स्किल अपने हाथ लेकर जाना चाहते हो तो आप प्रॉपर सर्टिफिकेशन करो ड्राई नीडलिंग की। अच्छा। आप प्रॉपर किसी चीज़ की सर्टिफिकेशन करो। फॉर एग्जांपल अगर किसी का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में तो आप काइनेसोलॉजी टेप के ऊपर कर लो। अच्छा, ये आप, वो उससे फर्क पड़ता है आपके? एग्जैक्टली बिल्कुल पता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि मेरी कंपनी जो है उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया में साउथ रग्बी क्लब का फिजियोथेरेपिस्ट बनाया हुआ है अदर देन माय जॉब। अच्छा, वो ये क्यों एडिशनल मुझे बनाया हुआ है? उसकी वजह ये है कि मुझे के टेपिंग आती है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है के टेपिंग की, मेरे पास सर्टिफिकेशन है ड्राई नीडलिंग की। और यही मैं आगे मैसेज दूंगा कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाना चाहते हो तो आप एक्यूट पेन मैनेजमेंट की कोई सर्टिफिकेशन अगर आपको कुछ मिलती है, अब सब कुछ ऑनलाइन है, जी। तो आप स्पेशली उन चीज़ों में अपने आप को लेकर जाओ। पेन मैनेजमेंट, एक्यूट पेन मैनेजमेंट, के टेप, ड्राई नीडलिंग। हम लोग पहले उन चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं जिसका हमारा फिजियोथेरेपी से लिंक ही नहीं है, और यही फिर वही बात, वो फैशन में है। तो आप उस चीज़ के पीछे भागो ना, आप स्किल के पीछे भागो जिसका फ़ायदा भी हो, जिसका आपको आगे पता है रिजल्ट भी मिलना है। और स्पेसिफिकली बाहर के लिए अगर आपकी स्पेशलिटी है कि आप अपर लिम्ब के फिजियोथेरेपिस्ट हो तो मैं आपको कहूँगा आप उसी को कंसीडर करो। अच्छा। क्योंकि बाहर अगर आप जा रहे हो, यहाँ पर तो जो आपके पास पेशेंट आ रहा है आपसे पूछ रहा है आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप हैं, आपको नहीं पता आप MSK के हैं, या पेशेंट को नहीं पता आप MSK के हैं, पेशेंट को नहीं पता आप न्यूरो के हैं, पेशेंट को नहीं पता आप पीड्स के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप बस फिजियोथेरेपिस्ट हैं। लेकिन बाहर अगर आप सिर्फ अपर लिम्ब के स्पेशलिस्ट हैं तो यू आर अपर लिम्ब फिजियोथेरेपिस्ट। So you have to bound to that. हाँ, अगर आपका एक फोकस है, अगर आप कहते हो कि मैं न्यूरो का फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं न्यूरो का ही रहूँ, मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूँ या मैं क्यों आगे जाऊँ? वो एक अच्छी चीज, आपको उसी में पॉलिश कर लें। अच्छा। पहले एक चीज को फोकस कर लें, फिर आप फर्दर अपने आप को कंटिन्यू करें अगली चीजों में। सही। आप पहले 10 चीजें हाथ में पकड़ लेंगे और आप कहें मुझे 10 की 10 आ जाए, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है हर चीज पे। सबसे पहले एक्सपीरियंस लें, क्योंकि जो यहाँ पर नहीं करे, मेरे पास वहाँ पर एक इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास एक बंदा आता है, उसने यहाँ से MPhil किया हुआ है, वो 2018 से ग्रेजुएट है और वहाँ पर उसने MPhil शो नहीं किया हुआ। वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसने पीड्स में MPhil किया हुआ है, 2018 का ग्रेजुएट है और वो मेरे पास वहाँ पर इंटर्नशिप लेने आ गया। और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अपनी MPhil की जो उसकी डिग्री है वो शो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेसिस पे उसको एडमिशन नहीं मिल सकता। अब वो पब्लिक हेल्थ में वहाँ पे दोबारा मास्टर्स कर रहा है, तो फिर फायदा क्या तुम्हारे पीड्स का MPhil करने का? सी दिस इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे ना मोस्टली इस तरह ही हो रहा है कि ठीक है सबने DPT कर लिया, मैंने भी कर लिया, अब वो मेरे दोस्त ने मास्टर्स किया मैं भी कर लूँ, लेकिन नहीं अब मेरा इरादा हो गया, मैंने किसी का इंस्टाग्राम देखा है वो कहीं चला गया तो मैं वहाँ चला जाऊँ। आपको अपना ही नहीं पता व्हाट डू यू वांट, व्हाई आर यू स्पेंडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन दिस डिग्री इफ इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। और अगर आपने बाहर जाना है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करें, बिकॉज इससे पता चलता है कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं। सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में कि MPhil बच्चे 2 रीजंस की वजह से कर रहे हैं। जॉब नहीं मिल रही, MPhil में एडमिशन ले लो। सेकंड, जॉब लेनी है तो क्राइटेरिया है कि MPhil होगी तो जॉब मिलेगा। अब MPhil के पीछे हम लोग अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस खो देते हैं और वही बाहर ज़्यादा आई थिंक वही ज़्यादा काम आता है। मुझे 6 साल हो गए, 5 साल हो गए ग्रेजुएट हुए हुए, मैंने आज तक सोचा भी नहीं कि मैं MS करूँगा। और यही बात मेरे इंटरव्यू में पूछी गई थी कि आपका कोई प्लान है MS करने का? मैंने उनको कह दिया था नो। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं, मैं क्यों करूँ MPhil? एटलीस्ट मेरे पास 6, 7 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर मैं सोचूं हमें एक्सरे तो देखना आता नहीं है और हमने MPhil करना है। तो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि हम फिर वही अगेन बात कि हम भाग रहे हैं डॉक्टर के टैग के पीछे। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की, सब लोगों को बहुत कड़वी लगेगी बात, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है नहीं है। This is going to be controversial, but fine. फिजियोथेरेपिस्ट इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। अपने टैग के पीछे ना भागो कि मैं डॉक्टर हूँ। और आज तक हम इसीलिए हमारी काउंसल्स जो हैं वो अभी तक फंसी नहीं है कि डॉक्टर लगाएं या ना लगाएं, काम पे ध्यान नहीं है। अगर आप उन चीज़ों से हटकर अपने आप को फोकस करोगे इन चीज़ों पर तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और मेरे ख्याल से अगर जो हार्ड वर्किंग है
उसको रिवॉर्ड पाकिस्तान में भी मिलेगा अच्छा। और बाहर भी मिलेगा। ये बात नहीं कि पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, हम्म। कुछ आपकी लक भी है, आपको मिलेगा रिवॉर्ड आई अल्लाह थिंक ताला। कनेक्शंस भी बनाने चाहिए अपने काम Exactly, के, है ना? बिल्कुल exactly. अगर हम घर में बैठ जाएंगे कहीं में, कोई हमें दे नहीं रहा जॉब, दे नहीं रहा। सो आई थिंक कनेक्शन बिल्डिंग एंड वर्किंग ऑन योर स्किल्स एंड ऑब्वियसली ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इज। आपने भी हाउस जॉब की हुई है, मैंने भी हाउस जॉब हाँ की जी। हुई है, आपने पेड हाउस जॉब की हुई है, मैंने अनपेड की हुई हाँ है, जी। ठीक है ना? आप उसी में आप डिफरेंस देख लें कि मैं अनपेड रहते हुए भी मैं रुका नहीं। And you secured a job and I didn't secure a job. This is the difference. दिस इज द डिफरेंस। मैंने काम किया, मुझे कॉल आई, मुझे हाउस जॉब में ही कॉल आ गई कि जी आपको हमने जॉब पे रखना है, ठीक है? लेकिन उसकी वजह क्या थी कि हार्ड वर्क, आपने काम करना है। अगर आप काम नहीं करोगे, मैंने अपने सारे लिंक्स ख़त्म कर दिए थे। मेरे दोस्त मुझे गालियाँ देते थे कि मिलते नहीं हो, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनलिज्म पे फोकस कर रहा था। आई थिंक उस टाइम पे, उस एज पे आपको इन चीज़ों में फोकस करना भी चाहिए, करना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स कहीं नहीं जा रहे एंड आपको अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, करियर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। और काफ़ी लोग, जब मैं फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर रहा था, काफ़ी लोग मुझे कहते थे क्या फिजियोथेरेपिस्ट क्यों बन रहे हो, क्यों बन रहे हो? उन लोगों ने अपना साल ज़ाया किया, साल ज़ाया करते हैं लोग, रिपीट किया एफएससी में, और रिपीट करने के बाद दोबारा फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया। क्या फायदा यार, सोचो पहले सोचो कि क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो? अब जिसको नहीं मौका मिल रहा वो लंदन भाग रहा है, जिसको नहीं मौका मिल रहा वो हर जगह जा रहे हैं। बट आई थिंक अंधाधुंध एक चीज़ को फॉलो करना भी बेवकूफ़ी है, बिकॉज मैंने भी सर्टन रिसेंट टाइम्स में देखा कि यूके का जब वो डिपेंडेंट वीज़ा स्टार्ट हुआ है, एवरीबडी वेंट देयर, और फिर इतने लोग जाने लग गए कि जब डिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म भी हो गए तो अब उनको समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें, बिकॉज उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया कि उनको कुछ और भी देखना चाहिए। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल अप्रोचेस एंड यू शुड बी ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज, राइट? सदान, सो वी नो दैट यहाँ पे जब हम पाकिस्तान में काम करते हैं तो हमारी बड़ी दोस्ती यारी भी होती है, जाहिर जहाँ पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपका स्पेशली यूनिवर्सिटी टाइम होता है ना, बड़ा चिल सा, मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी में जो यूनिवर्सिटी टाइम होता है वो ही केयर फ्री टाइम होता है। इसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं। सो एक दोस्तों से निकल के एक इतनी दूर चले जाना, फिर काम पे फोकस रहना, तो अब आप किस चीज़ को मिस करते हैं पाकिस्तान की? अपने दोस्तों को, अपनी केयर फ्री टाइम को? व्हाट डू यू मिस द मोस्ट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी चीज को मिस ओह माय गॉड, आपके सारे दोस्त कहते हैं अच्छा ये मैं किसी चीज को मिस नहीं करता। अगर मैंने लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरा ये मानना है कि अगर मैंने लाइफ में आगे बढ़ना है और मैंने काम करना है और मैंने किसी स्टेज पर पहुंचना, लाइफ में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, तो मुझे कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और सेक्रीफाइस अगर मैं करूँगा तो वो मेरे लिए बेहतर होगा, और इसीलिए मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मैं वापस उसी जगह पे जाकर वैसे ही सब कुछ करूँ, ठीक है? सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैं अपना टाइम जो है वो वैसा नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये आपकी लाइफ का पार्ट है। आप आगे फेज है, आप उस फेज से गुजर चुके हो, दैट्स इट। आपने एंजॉय किया, आपने यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय की, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय की, अब मेरा फेज आ गया प्रोफेशनलिज्म। मैंने प्रोफेशन को अपने प्रमोट करना है, मैंने प्रोफेशन पे काम करना है, मैंने अपने ऊपर काम करना है, ना कि मैं उस चीज़ को मिस करता रहूँ कि मेरे दोस्त मुझसे मिस हो गए। अगर मेरे से दोस्त मिस हो रहे हैं तो वो मेरा सेक्रीफाइस है, वो मैं किस लिए कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर जो हैं, जो अल्लाह की तरफ से हैं, तो मैंने उनको पूरा करना है, ठीक है? तो मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करता, क्योंकि मैंने एक सर्टेन लेवल पर जाकर काम करना है, और अगर मैं उस सर्टेन लेवल पर जाकर काम नहीं करूँगा तो फिर मैं वैसे ही रहूँगा। मैं उसी लेवल, मेरी ग्रोथ नहीं होगी, मैं उसी लेवल पर रहूँगा, मैं उस लेवल से बढ़ नहीं सकता। तो मेरी ये सोच है कि आपको सेक्रीफाइस करने चाहिए। अगर आप इस चीज़ में रोते रहेंगे कि जी मैंने आज जाके वो लाहौर में वापस जाना है, या मैंने पाकिस्तान वापस आके वो चीज़ दोबारा करनी है, वो याद आ रहा है, घर याद आता है, घर याद आ रहा है, तो ये एक प्रोसेस है। हर एक ने अपनी एक लाइफ बनानी है, हर एक ने मूव करना है, और माइग्रेशन तो हमारे अंदर है ही, तो इस्लाम में भी है। तो हमने हर जगह जाके, आपने
किसी को नहीं पता होता कि आप कहाँ पैदा हुए हो, और किसी को भी नहीं पता किसी ने कहाँ जाके मरना है। True. तो आई थिंक ये मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे तो कुछ मिस नहीं करना, मैं किसी चीज़ You are mashallah. You मैं are आई एम फाइन, आई एम गुड fine. विद इट। That's good. Because ये ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे थे कि आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे, तो आई थिंक ये भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि just enjoy the phase एग्जैक्टली and don't forget that you have to make your life and nobody else is going to do this for you. And when you are grown up तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, और जब आप एक अच्छी स्टैंडिंग पे होते हैं तो आई थिंक फिर आपको लाइफ गुजारने का मज़ा भी आता है, और आपके जो साथ लिंक लोग हैं वो भी इंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली मैं ये कहूँगा कि डरना नहीं है। अगर Just आप स्टेप इन, अगर आप डर गए तो आप मर गए, आप हार गए, ठीक है, आप लाइफ में पीछे रह गए। आपने डरना नहीं है। आपने जब आपको कोई ये कहे कि जी नहीं कर सकते तुम, या कैसे करोगे, या कैसे करोगे, ये कैसे होगा, ऑस्ट्रेलिया में कैसे रहोगे, पाकिस्तान में कैसे रहोगे, आपके ऊपर एक बर्डन आता रहता है। तो उस चीज़ को फेस करो, ना कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट बन के बैठ जाओ। हाँ जी, आप उस चीज़ को फेस करो और आप उसको कहो कि जी मैं ये फेस कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए बनाया है, या ताकि मैं फेस कर सकूँ। और अल्लाह ताला ने आई थिंक अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है तो यू शुड वेलकम इट विद ओपन हैंड्स। एग्जैक्टली आपको उस चीज़ को वेलकम करना है और आपने उस चीज़ को फेस करना है, ठीक है, और आपके ऊपर उससे ज़्यादा बोझ भी नहीं डलेगा जितना आप फेस नहीं कर अल्लाह ताला सकते, आपको उतना ही बोझ डालता है जितना उसको पता है कि मेरा बंदा वो उठा बर्दाश्त कर सकता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि डर के काम ना करो। अगर डर के काम करना है तो फिर रहने दो, ना करो। हाँ, फिर ना करो। फिर अगर ना आपने करो। कर ली, सोच लिया तो फिर आई थिंक जस्ट एंड Go तक for भी it. कोशिश करो। बिल्कुल। सो यू मेंशन कि आपको बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, अभी भी है, या अब आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं टोटली आउट हो गया था अपनी फेवरेट हॉबी से, जो कि वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग है। मैं टोटली आउट हो गया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता पाकिस्तान में। अब यही वर्क बैलेंस हमारा जो है पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में, जो मैंने फ़र्क देखा है कि मेरे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं था क्योंकि देयर इज़ नो वर्क बैलेंस। या यहाँ पर कुछ नहीं था, और मैं अपने वर्स्ट फेज में था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं यहाँ पे 16-16 घंटे काम करता था। मैं सुबह जा रहा हूँ तो मेरी बेटी सो रही है, मेरी वाइफ सो रही है, मैं रात को आ रहा हूँ, वो आगे फिर सो रहे हैं, तो वो कोई वर्क बैलेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया, जिस जगह पर मेरी जॉब लगी, मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, और इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग मैन के कंपटीशन में। तो होपफुली आप भी दुआ करिएगा, और मैं आपके सबके जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। दिस इज बिग, इंशाल्लाह आप होंगे नेक्स्ट मिस्टर वेस्ट। क्या टाइटल होगा? वेट लिफ्टिंग स्ट्रॉन्ग मैन, WA स्ट्रॉन्ग मैन। बट अभी मैं उनकी जो उनके डिफरेंट क्लासेस हैं, तो मेरे ख्याल से मैं जूनियर क्लास में उनकी आऊँगा। बट एक मुझे गोल मिल गया है कि मैंने करना है पाकिस्तान। अब मैंने इस पे काम करना है, ये मेरे लिए हॉबी है और मैंने इसके लिए टाइम निकालना है। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कर सकता था। मुझे याद है, आई नो ऑब्वियसली बिकॉज आई नो यू पर्सनली एज वेल, तो मुझे याद है कि मुझे पता चलता रहता था कि बस सदान तो मुलाकात भी हमारी कम हो रही है बिकॉज वो ऑब्वियसली आप काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, आपका पर्सनल लाइफ रहती नहीं है, हॉबीज तो बड़े दूर की, बहुत दूर की बात। आपको जो चीज़ पसंद है, जिस चीज़ से आपको एनर्जी मिलती है, आपकी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर होती हैं, वो आपकी चीज़ उस चीज़ से होती है जिसको आप पसंद करते हो। मैं चीज़ पसंद करता हूँ वेट लिफ्टिंग को, बॉडी बिल्डिंग को, और मैं उसको प्रमोट भी करता हूँ। अब मैं जब वहाँ गया और मैंने वहाँ का कल्चर देखा, उसके अंदर हर इंसान जो है वो एक दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हर इंसान, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से ओवरऑल किसी भी कंट्री में अगर हम बाहर जाएं, हर इंसान अपने आप को आधा घंटा देता है। वो आधा घंटा या 45 मिनट्स इसलिए देता है कि उसके लिए वो रनिंग करेगा जाकर, या वो अपने लिए कर रहा है, वो किसी और के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी सेहत के लिए कर रहा है, अपनी हेल्थ के लिए कर रहा है। हाँ, अब हमारे यहाँ पर ये है कि हम लोग कुछ भी नहीं करते, हमें टाइम ही नहीं मिलता ये सब कुछ करने का। और बाहर की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपको उन्होंने बाकायदा टाइम दिया है,
बकायदा अब Work एक life वर्क balance, लाइफ अच्छा। बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पर जिम कर रहा हूँ और मेरे बॉस का फ़ोन आ गया, मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा, मुझे जिम छोड़ना पड़ेगा और मुझे फ़ौरन बॉस के पास क्योंकि जाना ऐसी कोई पड़ेगा। बात हो जाएगी कि ऐसी आपसे कोई वैसी बात वेट लिफ्टिंग नहीं होनी। वैसे नहीं वेट लिफ्टिंग होगी। लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि मेरे बॉस के साथ मेरी मीटिंग थी और मेरे बॉस ने 2 बजे आना था, वो 15 मिनट पहले आ गया और मैं अपनी एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ, मेरे पास जिम में आया और उसने मुझे जिम में ये कहा कि जब तक तुम्हारा वर्कआउट कंप्लीट नहीं होता, तुम्हारा आधा घंटा भी ऊपर लग जाए तो तुमने अपना वर्कआउट कंप्लीट करके आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वो मेरी कंपनी का सीईओ है और उसने मेरे लिए 20 मिनट वेट किया और वो खुश इस बात से था मेरे लिए कि तुमने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया। मैंने कहा हाँ मैंने कर लिया। उसने कहा नो प्रॉब्लम, हम अब बात शुरू करेंगे। Because they take you as a human. ह्यूमन, उन्होंने मुझे कहा कि हेल्थ इज प्रायोरिटी, First priority. आपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना क्योंकि आप हेल्थ में ही डील कर रहे हैं। अगर आप सिक हो गए तो हम लोग कैसे काम करेंगे? Obviously यही तो बात समझने वाली है। अगर एक बंदा जो है, जो ब्रेड अर्नर भी है घर का, वही सिक है, वही मेंटली फ्रेश नहीं है, वो फैमिली को क्या डिलीवर करेगा, वो पेशेंट्स को क्या डिलीवर करेगा। सो जब आप एज अ फैमिली देखते हैं अब और पहले की लाइफ, आप ऑब्वियसली आपने दोनों जगह पे गुजारी है। सो वो हाँ आपने पहले मुझे बता दिया दैट यू आर माशाल्लाह सेटिस्फाइड नाउ। तो एक ऐसा मशवरा जो मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में पूछा हुआ है, आप मुझे अपने एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एक बताएं एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐसा पॉइंट दूसरे लोगों को कि आपने जब एज एन इमिग्रेंट आना है या आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और किन चीज़ों से नहीं डरना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि सब काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पाकिस्तानियों से दूर रहो। Oh my God! सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा क्योंकि आई डोंट नो ये पाकिस्तान के कल्चर में है, ये पाकिस्तानी लोगों में है कि वो आपकी टांग खींचते हैं, वो यहाँ रहकर भी खींचते हैं और वहाँ। अब यही चीज़ हम इंडियन कम्युनिटी की देखें, सिख कम्युनिटी की देखें, उनकी एक कम्युनिटी है, उनकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग कभी भी एक दूसरे की लेग पुलिंग में इस तरह मुझे नहीं नज़र आए। अभी मुझे मतलब मैं 1.5 साल बाहर रहा हूँ, 1.5 साल में मुझे इस तरह का कोई भी, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इंडियन की, फील नहीं किया मैंने फील नहीं किया। दे आर वेरी वेलकमिंग, वो बहुत अच्छा आपको ट्रीट करते हैं। बट मैं जब भी किसी पाकिस्तानी से मिलूँगा, वो मुझे पहली बात ही कुछ ऐसे करेगा जिसमें मैं टेंस हो जाऊँगा, मैं कहूँगा ये इसने क्या बात कर दी मुझे, डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो आपको काफ़ी इस चीज़ में लाते हैं और वो आपको कंपेयर करते हैं अपने साथ कि अगर वो 17 साल से 18 साल से ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और इसको अभी 1 साल हुआ है और ये 1 साल पे आकर उसी लेवल पर काम कर रहा है जिस लेवल पे हमें पहुंचते पहुंचते 18 साल लग गए, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आप ही कुछ ऐसा कर रहे थे जो आपको 17 साल लगे। वो रूल्स नहीं थे, रूल्स भी इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और मैं तो जो भी ऑस्ट्रेलिया है या कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया के स्पेसिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि एक तो डरना नहीं, और अगर कुछ चीज़ों को आप माइंड में लेकर आते हो तो सबसे पहले अकोमोडेशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त अकोमोडेशन का थोड़ा सा इशू चल रहा है। अकोमोडेशन, उसके बाद आपने अपनी कन्वेंस का अरेंजमेंट पहले करके आना है, और जब आप वहाँ पर आ गए तो आपने किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। आपने किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करना कि ये पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें इतनी स्मूथ होती हैं कि हमारे लिए चीज़ें हमारे लोग ही मुश्किल बनाते हैं हमारे लिए। हाँ, जब आप वो चीज़ करने जाते हो, आपको दिखाया जाता है कि आप एक शेर से लड़ने जा रहे हो, लेकिन जब रियलिटी में आप वो जंग लड़ने जाते हो, वो आगे से इतनी सी बिल्ली निकलती है। सिस्टमाइज होता है, वो हर चीज़ सिस्टमाइज है, हर चीज़ एक सिस्टम में, आपको कोई मसला ही नहीं होता। आप कहते हो क्योंकि आपने पाकिस्तान में इतने मसले देख चुके हैं, आप अपना एक पासपोर्ट बनवाने जाते हो, आप अपना लाइसेंस बनवाने जाते हो, आप कुछ भी बनवाने जाते हो, आपको हर चीज़ में मसले फेस करने पड़ते हैं। हमें आदत है ना, जब तक हम पूरा दिन लाइनों में खड़े ना हो, जब तक हम लड़े ना, वहाँ जाके अपने ऊंचा बताएं ना कि मैं आ गया हूँ, तो हमारा काम ही हम अपने जब तक हक के लिए ना लड़े, हमें फेस करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो आपके करैक्टर को देखते हैं, ना कि आपके ड्रेसिंग को। अच्छा। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ वाकया हुआ कि वो एक जगह पर अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने गए।
उसको सिर्फ इस बेसिस पे बाहर निकाल दिया गया ऑफिस से कि उसने शॉर्ट्स पहनी नहीं। अब मैं अगर ऑस्ट्रेलियन कल्चर की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन कल्चर में बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, नॉट अ डॉक्टर, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, थैंक यू। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे अलाउ है कि मैं शॉर्ट्स पहन के पेशेंट ट्रीट कर सकता हूँ। अच्छा, अगेन कल्चरल डिफरेंस, कोई भी आपको वहां पर जज नहीं कर रहा कि आपने क्या पहना है, कोई भी आपको जज नहीं कर रहा कि आपका गाड़ी से उतरे हैं, अपनी ट्रैम में आए हैं, किस में आया, आपको कोई इस चीज़ पे जज नहीं कर रहा। इवन जब मैं पहली दफ़ा वहाँ पे शॉर्ट्स पहन के अपना पेशेंट ट्रीट कर रहा था, एक्चुअली दे लाइक मी, वो उन्होंने मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया कि तुम हमारे कल्चर में आ रहे हो एंड दैट इज़ गुड। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को भी कहेंगे कि जी ये गलत है, ये ऐसे है, ऐसे नमाज नहीं होती। तो भाई तुम्हें कौन कह रहा है शॉर्ट्स पहन के नमाज पढ़ने जाओ, मैं तो वो बात भी नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन जब आप अपना एक लाइसेंस रिन्यू कराने जा रहे हो, आप नादरा के ऑफिस में जा रहे हो, आप जैसे मर्जी आए हो वैसे जाओ। क्या आपने हो सकता है कोई बंदा जिम से आ रहा हो, कोई कहीं और से आ रहा हो, कहीं से आ रहा हो, अब आपने लाइसेंस बनवाने जाना तो आप टाई पहन कर जाओगे। वही बात है ना कि असल मकसद को छोड़ के बाकी हर चीज़ों पर ध्यान चला जाता है। लोगों का मकसद बदल गया। मकसद बदल गए। एग्जैक्टली। सदान, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू Thank यू। you so much. बहुत अच्छा लगा, इतने से बाद एक आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू। और फिर बहुत प्रोडक्टिव बात जो कि आई होप काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, बिकॉज एज अ वो कोई भी इंसान जो काम करना चाहता है फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में, लाइसेंसेस लेना चाहता है या वो मूव कर रहा है कहीं पे भी, तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर देम। एग्जैक्टली। सो एट द एंड इफ यू वांट टू से एनीथिंग, एनी टिप, अपना दिल खोल दें आखिर में। मैं ऑस्ट्रेलियन स्लैंग में ही कहूँगा, नो ड्रामास मेड, चीयर्स। हमें मतलब भी बता दें कि कोई टेंशन नहीं लेनी। जस्ट गो विद द, जैसे वो कहते हैं ना हकूना मताता, Yeah. इट मीन्स नो वरीज। तो मैं यही कहूँगा, यू आर मोर देन वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, और आएँ और यहाँ पर काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पर करने को। फिजियोथेरेपी की फील्ड में वहाँ पर बहुत काम है करने को। बट फर्स्ट लाइसेंस लेकर आए, ले और स्किल्स को इम्प्रूव करें। अगर आप ऐसे ही किसी गलत एजेंट के पास जाकर बात करेंगे और वो आपको गलत गाइड करके स्टूडेंट वीजा पर भेज देगा, उसकी हमारी गारंटी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्लीज अपना थोड़ा सा रिसर्च करें, अपना माइंड को भी यूज करें Exactly. और अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशंस को फिल इन करें। फीलिंग करें। थैंक यू सो मच सदान। नो प्रॉब्लम।